प्रणाम सभी को। फिजिक्स की क्लासें चल रही थी अपनी और नवा चैप्टर चल रहा था किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर में अपन ने अब तक परावर्तन को पढ़ा, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों को पढ़ा और अपन ने किरण चित्र बनाना सीखा। किरण चित्र में अपन ने उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों से अपन ने किरण चित्र बनाना सीखा था। आगे इसके बाद अपन ने इससे पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि परावर्तन के लिए जब घटनाएं होती, परावर्तन की जब अपन किरण चित्र बनाते हैं तो उसमें चिन्ह परिपाटी चलती है। तो चिन्ह परिपाटी के क्या नियम हैं, तो वो 4 नियम अपन ने चिन्ह परिपाटी के लिए देखे थे। और उत्तल दर्पण से अपन ने 2 स्थितियां जो रह गई थी उससे अपन ने प्रतिबिंब बनाना सीखा था। अब आगे आज अपने चैप्टर में आगे क्लास है दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र जो है वो किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जाता है, इससे पिछली कक्षा में अपन दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ के तो आएगी 1/f = 1/u + 1/v होता है, लेकिन ये किस प्रकार से डेराइव होता है या किस प्रकार से बनता है इसको अपन डेरिवेशन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इस डायग्राम में अपन ने दर्पण को लेकर और सिर्फ परावर्तन के नियम लगाए हैं। परावर्तन के नियम में अपन ने ये अपना बिंब है और ये अपना प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, लेकिन अपन ने इसमें परावर्तन के नियम इससे पहले जब अपन किरण चित्र बनाते थे तो कोई भी 2 परावर्तन के नियम लगाते थे और उन परावर्तन के नियम के आधार पर जो परावर्तित किरणें होती थी वो दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती थी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता था। ठीक है, अभी जो अपन दर्पण सूत्र निकालेंगे इसमें अपन लगाएंगे वो ही परावर्तन के नियम, जो 4 परावर्तन के नियम थे उसी में से अपन परावर्तन के नियम का उपयोग करेंगे। लेकिन इस बार अपन को परावर्तन के नियम 2 की जगह 3 अप्लाई करने हैं। इसमें 3 परावर्तन के नियम अप्लाई करेंगे और तीनों की परावर्तित किरणें जहां पर मिलेगी उस बिंदु पर अपन को प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अपन देखते हैं पहले कि कौन कौन से अपन ने नियम लगाए परावर्तन के। पहला परावर्तन का नियम है कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। पहला नियम। दूसरा नियम है जब भी कोई प्रकाशिक किरण बिंब से सीधे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी। तीसरा अपना नियम है जब भी कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से होकर ही चली जाएगी। ये तीनों नियम से जो तीनों परावर्तित किरणें, एक ये और एक ये, जिस बिंदु पर मिली वहां पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। बिंब हमारा था DE तो प्रतिबिंब हमारा हो गया D', E'। अब इसके अंदर अपन को समरूपता के, त्रिभुज के 2 प्रकार के नियम पढ़ते हैं। एक तो होता है सर्वांग समता का नियम और एक होता है समरूपता का नियम। तो अपन को दर्पण सूत्र ज्ञात करने के लिए समरूपता के नियम जो है वो 2 बार लगाएंगे और इस डायग्राम में से त्रिभुज लेके अपन उनको समरूप सिद्ध करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। सर्वांग समता का नियम क्या होता था? सर्वांग समता में कहते थे कि एक त्रिभुज के कोई भी 3 अंग दूसरे त्रिभुज के 3 अंग के समान है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का अर्थ है कि एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंग के बराबर है। जैसे मैंने ये 2 त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, तो इसमें ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तब ये त्रिभुज कैसे गिने जाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज गिने जाएंगे। सर्वांग सम का मतलब है इनके सभी अंग या सभी अवयव जो समान है, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। सभी सर्वांग सम त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम नहीं होते। इसमें अपन को इसको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 चीजें जो है वो बराबर करनी पड़ेगी थी, लेकिन नियम बिल्कुल इसके जैसा का जैसा है। लेकिन समरूपता में हमको सिर्फ कितनी शर्तें चाहिएगी? 2 ही शर्तें चाहिए। कोई भी 2 चीजें अगर एक दूसरे के बराबर है तो वो त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाए। समरूप में आकार समान नहीं है, आकृति समान है। ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। अब वो हो सकता है कि एक त्रिभुज समद्विबाहु हो और एक विषम बाहु हो, एक समबाहु हो और एक समद्विबाहु हो,
लेकिन वो दोनों है कैसे, त्रिभुज है। ऐसा नहीं है कि एक आयत है और एक त्रिभुज ले लिया। तो वैसे त्रिभुज, अगर दो त्रिभुजों की अपन तुलना करेंगे तब उसमें नियम लगाएंगे समरूपता का नियम। और आवश्यक नहीं है कि उसमें सभी चीजें जो है वो समान हो, बस वो क्या होने चाहिए, समरूप, यानी उनका रूप जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, आकृति समान होनी चाहिए, आकार समान हो ये आवश्यक नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन ने त्रिभुज लिया, त्रिभुज डी डैश ई डैश एफ और त्रिभुज एफ जी पी। इन दोनों त्रिभुजों में अपन ने समरूपता का नियम लगाया। समरूपता के नियम में ये दोनों त्रिभुजों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ये दोनों त्रिभुज में अपन को समरूपता का नियम लगाना है। तो क्या देखा, दो चीजें क्या बराबर है, ये कह रहा है कि कोण डी डैश जो है वो बराबर है कोण पी के और इनका मान है 90 डिग्री। तो कोण डी डैश तो 90 डिग्री है दिख रहा है, लेकिन आप कहोगे कि कोण पी तो दीदी वक्र लिए हुए हैं। तो वक्र में है तो अपन ऐसा मानते हैं कि अपन डायग्राम में बताने के लिए इसका द्वारक बहुत बड़ा मान रहे हैं, लेकिन जब भी अपन दर्पण लेते हैं तो उसका द्वारक बहुत ही छोटा होता है। तो ये लाइन वक्र न मान के हम इसको सरल रेखा ही मानते हैं। तो कोण डी डैश जो है वो बराबर हो गया किसके, कोण पी के, जो कि किसके बराबर हो गया 90 डिग्री। अब अपने ये त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो इसमें कोण एफ और इसका कोण एफ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख, एक दूसरे के आमने सामने बनने के कारण दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाए। और ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो दो बातें हम इन दोनों त्रिभुजों में समान सिद्ध हो गई, एक तो कोण डी पी के बराबर है और एक कोण एफ जो है वो एक दूसरे के बराबर है। इससे सिद्ध हो गया कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज समरूप है तो एफ पी जी समरूप हो गया त्रिभुज एफ डी ई डैश, एफ डी डैश ई डैश के। अब सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है, लेकिन समरूप का चिन्ह सिर्फ ये होता है, उसके ऊपर बराबर की लाइनें नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसमें सभी अंक जो है वो बराबर होते ही नहीं है। अपन क्या मानते हैं कि सिर्फ कुछ बातें जो है, दो शर्तें जो है वो समान होनी चाहिए, बाकी उनका आकार समान होना चाहिए। त्रिभुज समरूप हो गए तो इन दोनों त्रिभुजों में अपन ने समरूपता का नियम लगाया। समरूपता का नियम कहता है कि एक त्रिभुज की दूसरी भुजा और उस एक त्रिभुज की एक भुजा और उसी के संगत दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात और वापस दूसरी भुजा और उसका अनुपात दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो अपन ने अनुपात निकाला, देखो भुजा ली जीपी, इसकी भुजा जीपी ली तो इसकी भुजा आ गई डी डैश ई डैश, त्रिभुज जीपी बटा डी डैश ई डैश। फिर अपन ने भुजा ली एफ पी तो इस त्रिभुज की भुजा आ गई डी डैश एफ। तो त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, ये बटा ये, तो ये त्रिभुज की भुजा बटा ये त्रिभुज की भुजा, ये अपने आ गई समीकरण 1। अब अपन ने आयत लिया, ये पूरा ऊपर वाला आयत, इस ऊपर वाले आयत में अपन ने क्या कहा कि जितनी ये दूरी है डी ई, जितनी दूरी है डी ई उतनी की उतनी दूरी है जीपी। तो ये दोनों भुजाएं आयत है तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो मैंने कह दिया कि डीई जो है वो बराबर है किसके, जीपी के। तो मैं यहाँ जीपी की जगह पर डीई लगा सकती हूँ। ये मान समीकरण 2 का मैंने समीकरण 1 में रखा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी बटा डी डैश ई डैश एफ पी अपॉन डी डैश एफ। ये पद तो ऐसे का ऐसे रखा, सिर्फ इस जीपी की जगह पे मैंने मान रख दिया डीई, मान लगा दिया डीई। ये एक त्रिभुज की बात जो है वो कंप्लीट हो गई। अब सेम इसी प्रकार से अपन ने दो त्रिभुज लिए, एक तो त्रिभुज लिया ये वाला DE P, ये ऊपर वाला बड़ा त्रिभुज, और एक लिया नीचे वाला त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, D डैश E डैश और P, और एक त्रिभुज लिया DEP, यानी प्रतिबिंब के साथ ध्रुव के साथ जो त्रिभुज बन रहा है वो, सॉरी बिंब के साथ जो बन रहा है वो और प्रतिबिंब के साथ जो बन रहा है वो। अब इन दोनों त्रिभुजों को अपन ने समरूप सिद्ध किया। तो इन दोनों को भी समरूप सिद्ध करने के लिए दो बातें अपन को समरूप सिद्ध करनी है। उसके लिए कोण D जो है वो वापस बराबर हो जाएगा D डैश के, दोनों ही 90 डिग्री है। उसके बाद कोण P इसमें भी है और कोण P इसमें भी है, तो ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम से D डैश तो बराबर हो गया 90 डिग्री और कोण P बराबर हो गया कोण P के परावर्तन के नियम से। परावर्तन का अपना तीसरा नियम कहता था कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण सीधे दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है तो वो जितने डिग्री कोण से आपतित होती है समान उतने ही कोण से वापस परावर्तित होती है। तो ये दोनों कोण आपस में आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर समान होते हैं परावर्तन के नियम से। तो इसी प्रकार से ये त्रिभुज भी कैसा हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। त्रिभुज
डी ई पी और त्रिभुज ई डैश डी डैश अपॉन पी, ये दोनों समरूप हो गए। वापस इसमें भी समरूपता का नियम लगाया, समरूपता का नियम लगा डीई भुजा बराबर बटे हो जाएगी डी डैश ई डैश बराबर हो जाएगा डीपी बटा डी डैश पी। इस त्रिभुज की ये भुजा तो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की आधार वाली पूरी भुजा तो इस त्रिभुज की आधार वाली ये भुजा डी डैश पी डैश। अब अपन ने डीई अपॉन डी डैश ई डैश समीकरण 4 में भी आया और यही अपन ने समीकरण 3 में भी लाया, तो दोनों का राइट हैंड साइड आपस में कट जाएगा, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपस में कट जाएगा तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया डीपी बटा डी डैश पी डैश बराबर एफ पी अपॉन डी डैश एफ। ये पद यहाँ आ गया और ये पद यहाँ, और इन दोनों समीकरणों को लिया तो ये आपस में कट गए, तो डीपी बटा डी डैश पी डैश एफ पी बटा डी डैश एफ। अब ये कह रहा है कि डी डैश एफ जो है, डी डैश एफ ये अपना एफ बिंदु है, ये डी डैश एफ जो है ये बराबर है डी डैश पी में से एफ डैश पी घटा दो। इस पूरी भुजा में से मैं इतनी भुजा घटा दूं तो ये भुजा आ जाएगी, चाहिए तो यही अपन को डी डैश एफ ही चाहिए, तो डी डैश एफ के लिए मैंने इस पूरी भुजा को लिया, उसमें से इतना भाग कट कर दिया तो बचा क्या डी डैश एफ ही, बात तो होगी वही रहेगी। यही मैंने यहाँ लिखा कि डी डैश एफ बराबर डी डैश पी माइनस एफ पी। ये मान जो है डी डैश एफ का वो इस समीकरण के अंदर पुट किया, यहाँ डी डैश एफ की जगह पे मान रख दिया डी डैश पी माइनस एफ पी, डी पी बटा डी डैश पी ऐसे का ऐसे, एफ पी ऐसे का ऐसे, सिर्फ इस डी डैश एफ की जगह पे ये पूरा मान मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ये मान आ गया डी डैश पी माइनस एफ पी। अब चिन्ह परिपाटी से वैसे तो मैंने डायग्राम में लिख दिया है डी पी, डी से पी की दूरी, डी से पी की दूरी यानी डी क्या है अपना प्रतिबिंब, सॉरी बिंब से दर्पण की दूरी माइनस यू, बिंब से प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी और फोकस दूरी माइनस एफ, क्योंकि अवतल दर्पण है तो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। ये सारे मान मैंने इस समीकरण 5 में रखे, डीपी की जगह पे माइनस यू, इसकी जगह माइनस वी, एफ पी की जगह माइनस एफ, इसकी जगह माइनस वी, माइनस तो आया सूत्र का और एफ पी का खुद का माइनस और है तो ये माइनस एफ, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये प्लस होने के बाद वज्र गुणा किया तो इससे गुणा हो गया तो u माइनस वी प्लस एफ और इसका गुणा किया तो वी एफ माइनस वी एफ। अब दोनों से इसको खोला, u से माइनस वी का गुणा किया तो माइनस यू वी, इस u का f से गुणा किया तो एफ यू, उसके बाद ये तो माइनस वी एफ ऐसा का ऐसा। अब दोनों पदों में अपन ने यू वी एफ का भाग दिया, इधर भी यू वी एफ, इधर भी यू वी एफ, इधर भी यू वी एफ। अब ये यू वी से यू वी कट गया तो बच गया माइनस वन अपॉन एफ, इधर एफ यू से एफ यू कट गया तो बच गया वन अपॉन वी, और इधर वी एफ से वी एफ कट गया तो बच गया माइनस वन अपॉन यू। पक्षांतरण किया तो वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये अपना हो गया दर्पण सूत्र और यही मान है दर्पण सूत्र का सूत्र होता है वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ठीक है, ये अपना दर्पण सूत्र कंप्लीट हो गया। इस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं, ये मोटे तौर पर याद रखना है कि दो तो त्रिभुज लेने हैं, एक बार तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और एक बार इसका बड़ा त्रिभुज और इसका ये वाला त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद चिन्ह परिपाटी से मान रखना है, बस इतना अपन को याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। दो त्रिभुजों के जोड़े लेने, एक बार छोटे त्रिभुजों को लेना है, एक बार बड़े त्रिभुजों को लेना है, दोनों को समरूप सिद्ध करो। समरूप सिद्ध करने के बाद चिन्ह परिपाटी से इनके मान रख दो तो अपन को प्रतिबिंब जो है, सॉरी दर्पण सूत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन लिखते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे एक बिंब का प्रतिबिंब
दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अवतल दर्पण है तो अपन को पता है u, v और f तीनों कैसे होंगे, ऋणात्मक। पहले तो दर्पण अवतल है इसलिए u, v, f दोनों ऋणात्मक होंगे। अभी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर रखें, यानी बिंब की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है और f की दूरी अपन को ज्ञात करना है। तो u बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर, v बराबर आ गया -40 सेंटीमीटर और f बराबर अपन को ज्ञात करना है। वही दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v 1/-40 प्लस 1/-20, ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/40, ये प्लस माइनस -1/20। एलसीएम लिया अपन ने 40 × 20 तो 1/f बराबर आ गया 40 × 20। एक मिनट, चालीस और 20 का लसपा आ गया 40, 40 से 40 कट गया तो -1, 20 दूनी 40 तो -2, 1/f बराबर माइनस प्लस और निशान माइनस का 3/40। अब f का मान ज्ञात करना है तो ये उल्टा हो जाएगा 40/30, क्योंकि 1/f है, इसको f बनाने के लिए संख्या को पलट दो, माइनस ऐसा का ऐसा, तो f का मान आ गया 3 एकम 3, 4 3 तिया 9 और 3 तिया 9, -13.33 सेंटीमीटर। अब अपन ने कहा था कि अवतल दर्पण के लिए बिंब, प्रतिबिंब और फोकस दूरी तीनों का मान ऋणात्मक होता है। बिंब और प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक लिया तो फोकस दूरी अपने आप ही ऋणात्मक आ गई। ठीक है, ये एक अपन ने सवाल है। अन्य क्वेश्चन है, होमवर्क में लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ इसी तरह से यहाँ पे, वो आप होमवर्क में कर लेना। ये होमवर्क में करना। एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा है तो प्रतिबिंब की अपन को स्थिति ज्ञात करनी है। इसमें अपन को f दे रखा है और अवतल दर्पण के सामने बिंब यानी u दे रखा है और अपन को v जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।